अध्याय 15। बंदर से जंगली तक। नूमा के साथ उनकी लड़ाई के शोर ने पास के गांव से जंगली लोगों की एक उत्तेजित भीड़ को आकर्षित कर लिया था और शेर की मौत के एक क्षण बाद दोनों व्यक्तियों को लचीले काले योद्धाओं ने घेर लिया, जो इशारे कर रहे थे और बड़बड़ा रहे थे। हजारों सवाल थे जिनका हर उत्तर उनके सामने डूब गया। और फिर महिलाएं और बच्चे आए, उत्सुक, जिज्ञासु, और टार्ज़न को देखते ही पहले से कहीं ज्यादा सवाल करने लगे। बंदर आदमी का नया दोस्त आखिरकार अपनी बात कहने में सफल हो गया, और जब उसने बात करना बंद कर दिया तो गांव के पुरुष और महिलाएं उस अजीब प्राणी को सम्मान देने के लिए एक दूसरे से होड़ करने लगे जिसने उनके साथी को बचाया था और अकेले ही भयंकर नुमा से युद्ध किया था। अंत में वे उसे अपने गांव वापस ले गए, जहां उन्होंने उसे उपहार स्वरूप पक्षी, बकरियां और पका हुआ भोजन दिया। जब उसने अपने हथियारों की ओर इशारा किया तो योद्धाओं ने भाला, ढाल, तीर और धनुष लाने के लिए दौड़ लगाई। मुठभेड़ के दौरान उसके दोस्त ने उसे वह चाकू भेंट किया जिससे उसने नुमा को मारा था। पूरे गांव में ऐसी कोई चीज नहीं थी जो उसे मांगे बिना न मिल पाती। टार्ज़न ने सोचा, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए हत्या और डकैती करने से यह कितना आसान था। वो इस आदमी को मारने के कितने करीब था जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था, और जो अब अपने संभावित हत्यारे के लिए हर आदिम तरीके से दोस्ती और स्नेह प्रकट कर रहा था। वानरों के टार्ज़न को शर्म आ रही थी। अब से वह कम तब तक इंतजार करेगा जब तक उसे पता न चल जाए कि लोग इसके लायक हैं, उसके बाद ही वो उन्हें मारने के बारे में सोचेगा। इस विचार ने रोकोव को उसके दिमाग में वापस ला दिया। वह चाहता था कि वह रूसी को कुछ मिनटों के लिए अंधेरे जंगल में अकेला छोड़ दे। वहाँ एक ऐसा आदमी था जो अगर कभी किसी को मारा जाता तो उसे मार दिया जाता। और अगर वह उस पल रोकोव को देख पाता जब वह सुंदर मिस स्ट्रॉन्ग के प्यार में खुद को खुश करने के सुखद कार्य के लिए हर संभव प्रयास कर रहा था, तो वह उस आदमी को वह भाग्य देने के लिए पहले से कहीं ज्यादा तरसता। टार्ज़न की जंगली लोगों के साथ पहली रात उसके सम्मान में एक जंगली नंगा नाच के लिए समर्पित थी। वहाँ दावत थी क्योंकि शिकारी अपने कौशल की ट्रॉफी के रूप में एक मृग और एक जेब्रा लाए थे और कमजोर देशी बियर के गैलन पी गए। जब योद्धा आग की रोशनी में नाच रहे थे तो टार्ज़न फिर से उनके आकृतियों की समरूपता और उनकी विशेषताओं की नियमितता से प्रभावित हुआ। ठेठ पश्चिमी तट के जंगली लोगों की सपाट नाक और मोटे होंठ पूरी तरह से गायब थे। आराम करते समय पुरुषों के चेहरे बुद्धिमान और गरिमापूर्ण थे, जबकि महिलाओं के चेहरे अक्सर आकर्षक थे। इस नृत्य के दौरान ही कपि पुरुष ने पहली बार देखा कि कुछ पुरुषों और कई महिलाओं ने सोने के आभूषण पहने हुए थे, मुख्य रूप से भारी वजन वाले पायल और बाजूबंद, जो ठोस धातु से बने प्रतीत होते थे। जब उसने इनमें से एक को देखने की इच्छा व्यक्त की तो मालिक ने उसे अपने पास से हटा लिया और संकेतों के माध्यम से आग्रह किया कि टार्ज़न इसे उपहार के रूप में स्वीकार करें। गहन जांच से कपि पुरुष को यकीन हो गया कि यह वस्तु शुद्ध सोने की बनी है, और वह आश्चर्यचकित था क्योंकि यह पहली बार था जब उसने अफ्रीका के जंगली लोगों के बीच सोने के आभूषण देखे थे, सिवाय उन तुच्छ खिलौनों के जिन्हें तट के पास के लोगों ने यूरोपीय लोगों से खरीदा या चुराया था। उसने उनसे पूछने की कोशिश की कि धातु कहाँ से आई, लेकिन वह उन्हें समझा नहीं सका। जब नृत्य समाप्त हो गया तो टार्ज़न ने उन्हें छोड़ने का इरादा जताया, लेकिन उन्होंने लगभग उससे एक बड़ी झोपड़ी का आतिथ्य स्वीकार करने के लिए विनती की, जिसे मुखिया ने उसके एकमात्र उपयोग के लिए अलग रखा था। उसने समझाने की कोशिश की कि वह सुबह वापस आएगा, लेकिन वे समझ नहीं पाए। जब वह आखिरकार उनसे दूर गेट के सामने गांव की तरफ चला गया तो वे उसके इरादों को लेकर और भी हैरान थे। हालांकि टार्ज़न को पता था कि वो क्या कर रहा है। अतीत में उसे हर स्थानीय गांव में पाए जाने वाले कृंतकों और कीड़ों से निपटने का अनुभव था, और हालांकि वह ऐसे मामलों में बहुत ज्यादा ईमानदार नहीं था, लेकिन उसे झोपड़ी के दुर्गंध भरे माहौल की तुलना में हिलते डुलते पेड़ों की ताज़ी हवा ज्यादा पसंद थी। स्थानीय लोग उसके पीछे पीछे उस जगह पहुंचे जहां एक बड़ा पेड़ था जो बाड़ के ऊपर लटका हुआ था, और जब टार्ज़न ने नीचे की शाखा पर छलांग लगाई और ऊपर के पत्तों में गायब हो गया, ठीक उसी तरह जैसे मनु नामक बंदर ने किया था, तो आश्चर्य और विस्मय की ऊंची आवाजें गूंज उठीं। आधे घंटे तक वे उसे वापस आने के लिए पुकारते रहे,
लेकिन जब उसने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया तो वे आखिरकार रुक गए और अपनी झोपड़ियों में सोने की चटाई की तलाश करने लगे। टार्ज़न जंगल में थोड़ी दूर तक गया जब तक कि उसे अपनी आदिम आवश्यकताओं के अनुकूल एक पेड़ नहीं मिल गया, और फिर अपने आप को एक बड़े क्रॉच में सिकुड़ते हुए वह तुरंत गहरी नींद में सो गया। अगली सुबह वह उसी तरह अचानक गांव की गली में आ गया जैसे वह पिछली रात को गायब हो गया था। एक पल के लिए स्थानीय लोग चौंक गए और डर गए, लेकिन जब उन्होंने पिछली रात के अपने मेहमान को पहचाना तो उन्होंने जयकारे और हंसी के साथ उसका स्वागत किया। उस दिन वह योद्धाओं के एक दल के साथ निकटवर्ती मैदानों में एक बड़े शिकार पर गया था, और उन्होंने इतनी कुशलता से इस गोरे आदमी को अपने ही कच्चे हथियारों के साथ पाया कि इससे सम्मान और प्रशंसा का एक और बंधन बन गया। टार्ज़न कई हफ्तों तक अपने जंगली दोस्तों के साथ रहा, मांस के लिए भैंस, मृग और जेब्रा का शिकार किया और हाथी के दांत के लिए। उसने जल्दी ही उनकी सरल बोली, उनके स्थानीय रीति रिवाज और उनके जंगली आदिम आदिवासी जीवन की नैतिकता सीख ली। उसने पाया कि वे नरभक्षी नहीं थे, कि वे उन लोगों को घृणा और तिरस्कार से देखते थे जो मनुष्यों को खाते थे। बुसुली, वो योद्धा जिसके साथ वह गांव में आया था, ने उसे कई आदिवासी किंवदंतियां सुनाई, कैसे कई साल पहले उसके लोग उत्तर से कई लंबी पैदल यात्राएं करके आए थे, कैसे एक समय में वे एक महान और शक्तिशाली जनजाति थे, और कैसे दास हमलावरों ने अपनी घातक बंदूकों से उनके बीच इतना कहर बरपाया था कि वे अपनी पूर्व संख्या और शक्ति के मात्र अवशेष रह गए थे। बुसुली ने कहा, उन्होंने हमें ऐसे मारा जैसे कोई खूंखार जानवर को मारता है। उनमें कोई दया नहीं थी। जब वे गुलाम नहीं होते थे तो वे हाथी दांत की तलाश करते थे, लेकिन आमतौर पर दोनों ही चीजें होती थीं। हमारे पुरुष मारे गए और हमारी महिलाओं को भेड़ों की तरह भगा दिया गया। हमने कई सालों तक उनसे लड़ाई की, लेकिन हमारे तीर और भाले उन लाठियों के आगे टिक नहीं पाए जो आग और सीसा उगलती थीं और मौत को हमारे सबसे शक्तिशाली योद्धा द्वारा तीर मारने की दूरी से कई गुना दूर तक ले जाती थीं। आखिरकार जब मेरे पिता एक युवा व्यक्ति थे तो अरब फिर से आए, लेकिन हमारे योद्धाओं ने उन्हें बहुत दूर से देखा, और चौबी, जो उस समय प्रमुख थे, ने अपने लोगों से कहा कि वे अपना सामान इकट्ठा करें और उनके साथ चलें कि वो उन्हें दक्षिण की ओर बहुत दूर तक ले जाएगा जब तक कि उन्हें कोई ऐसा स्थान न मिल जाए जहां अरब हमलावर न आए। और उन्होंने वैसा ही किया जैसा उसने कहा था, अपना सारा सामान लेकर, जिसमें हाथी दांत के कई दांत भी शामिल थे। महीनों तक वे भटकते रहे, अनगिनत कठिनाइयों और अभावों को झेलते रहे, क्योंकि उनका अधिकांश रास्ता घने जंगल और विशाल पहाड़ों से होकर गुजरता था, लेकिन अंततः वे इस स्थान पर पहुंचे, और यद्यपि उन्होंने और भी बेहतर स्थान की खोज के लिए दलों को आगे भेजा, लेकिन कभी कोई स्थान नहीं मिला। और हमलावरों ने तुम्हें यहाँ कभी नहीं पाया? टार्ज़न ने पूछा। करीब 1 साल पहले अरब और मन्युइमा का एक छोटा समूह हम पर टूट पड़ा, लेकिन हमने उन्हें भगा दिया और उनमें से कई को मार डाला। कई दिनों तक हम उनका पीछा करते रहे, उन्हें जंगली जानवर मानते हुए, उन्हें एक एक करके मारते रहे, जब तक कि मुट्ठी भर ही बचे, लेकिन ये हमसे बच निकले। बुसुली ने बात करते हुए अपने बाएं हाथ की चमकदार खाल को घेरे हुए एक भारी सोने के बाजूबंद को उंगलियों से छुआ। टार्ज़न की नज़रें उस आभूषण पर थीं, लेकिन उसके विचार कहीं और थे। अब उसे वह सवाल याद आया जो उसने पहली बार जनजाति में आने पर पूछने की कोशिश की थी, वह सवाल जो वह उस समय उन्हें समझा नहीं पाया था। हफ्तों तक वह सोने जैसी तुच्छ चीज को भूल गया था, क्योंकि वह उस समय एक सच्चा आदिम आदमी था और आज से आगे के बारे में कुछ नहीं सोचता था। लेकिन अचानक सोने को देखकर उसके अंदर सोई हुई सभ्यता जाग उठी और उसके साथ ही धन की लालसा भी जाग उठी। सभ्य मनुष्य के तौर तरीकों के अपने संक्षिप्त अनुभव में टार्ज़न ने ये सबक अच्छी तरह से सीखा था। वह जानता था कि सोने का मतलब शक्ति और आनंद है। उसने उस गहने की ओर इशारा किया। ये पीली धातु, बुसुली, कहाँ से आई? उसने पूछा। काले ने दक्षिण पूर्व की ओर इशारा किया। एक चांद की दूरी पर, शायद उससे भी अधिक, उन्होंने जवाब दिया। क्या तुम वहां गए हो? टार्ज़न ने पूछा। नहीं, लेकिन हमारे कुछ लोग सालों पहले वहां थे, जब मेरे पिता अभी जवान थे। जब वे पहली बार यहाँ बसे थे, तो जनजाति के लिए एक स्थान की खोज करने वाले दलों में से एक को एक अजीब लोग मिले,
जिन्होंने पीली धातु के कई आभूषण पहने थे। उनके भाले उसी से बने थे, उनके तीर भी उसी से बने थे, और वे मेरे बाजूबंद की तरह ठोस धातु से बने बर्तनों में खाना पकाते थे। वे एक बड़े गांव में झोपड़ियों में रहते थे जो पत्थर से बनी थीं और एक बड़ी दीवार से घिरी हुई थीं। वे बहुत ही क्रूर थे, हमारे योद्धाओं पर हमला करने के लिए दौड़े, इससे पहले कि उन्हें पता चले कि उनका काम शांतिपूर्ण था। हमारे लोग संख्या में कम थे, लेकिन उन्होंने एक छोटी सी चट्टानी पहाड़ी की चोटी पर खुद को तब तक बनाए रखा जब तक कि क्रूर लोग सूर्यास्त के समय अपने दुष्ट शहर में वापस नहीं चले गए। फिर हमारे योद्धा अपनी पहाड़ी से नीचे आए और मारे गए लोगों के शरीर से पीले धातु के कई गहने लेने के बाद वे घाटी से बाहर चले गए और हम में से कोई भी कभी वापस नहीं आया। वे दुष्ट लोग हैं, न तो तुम्हारे जैसे गोरे, न ही मेरे जैसे काले, बल्कि बोलगानी गोरिल्ला की तरह बालों से ढके हुए हैं। हाँ, वे वाकई बहुत बुरे लोग हैं और चौम्बी उनके देश से बाहर निकलकर खुश था। टार्ज़न ने पूछा, क्या उन लोगों में से कोई भी जीवित नहीं है जो चौम्बी के साथ थे और जिन्होंने इन अजीब लोगों और उनके अद्भुत शहर को देखा था? बुसुली ने जवाब दिया, वजी, हमारे मुखिया वहाँ थे। उस समय वह बहुत युवा थे, लेकिन वे चौम्बी के साथ आए थे, जो उनके पिता थे। इसलिए उस रात टार्ज़न ने वजीरी से इस बारे में पूछा, और वजीरी, जो अब बूढ़ा हो चुका था, ने बताया कि यह एक लंबी यात्रा थी, लेकिन उस रास्ते पर चलना मुश्किल नहीं था। उसे यह बात अच्छी तरह याद थी। 10 दिनों तक हम इस नदी के किनारे चलते रहे जो हमारे गांव के बगल से बहती है। हम इसके स्रोत की ओर बढ़ते रहे और 10वें दिन हम एक ऊंचे पर्वत श्रृंखला के किनारे एक छोटे से झरने तक पहुंच गए। इस छोटे से झरने में हमारी नदी का जन्म हुआ है। अगले दिन हम पहाड़ की चोटी को पार कर गए और दूसरी तरफ हम एक छोटी सी नदी के पास पहुंचे जिसके साथ हम एक बड़े जंगल में पहुंच गए। कई दिनों तक हम उस नदी के घुमावदार किनारों के साथ चलते रहे जो अब एक नदी बन गई थी, जब तक कि हम एक बड़ी नदी तक नहीं पहुंच गए जिसमें यह नदी गिरती थी और जो एक विशाल घाटी के बीच से होकर बहती थी। फिर हम इस बड़ी नदी के साथ उसके उद्गम की ओर बढ़े, इस उम्मीद में कि हम और खुली जमीन पर पहुंचेंगे। पहाड़ों को पार करने और अपने देश से बाहर निकलने के 20 दिनों के बाद हम फिर से पहाड़ों की एक और श्रृंखला पर पहुंचे। उनके किनारे से हम उस बड़ी नदी के साथ चले जो अब एक छोटी सी नदी में सिमट गई थी, जब तक कि हम पहाड़ की चोटी के पास एक छोटी सी गुफा तक नहीं पहुंच गए। इस गुफा में नदी की माँ थी। मुझे याद है कि हमने उस रात वहां डेरा डाला था और वहां बहुत ठंड थी क्योंकि पहाड़ ऊंचे थे। अगले दिन हमने पहाड़ों की चोटी पर चढ़ने का फैसला किया और देखा कि दूसरी तरफ का देश कैसा दिखता है, और अगर ये उससे बेहतर नहीं लगा जहां हम अब तक घूमे थे, तो हम अपने गांव लौट जाएंगे और उन्हें बताएंगे कि उन्हें पहले से ही दुनिया में रहने के लिए सबसे अच्छी जगह मिल गई है। और इस तरह हम चट्टानों पर चढ़ते रहे जब तक कि हम शिखर पर नहीं पहुंच गए, और वहां एक सपाट पहाड़ की चोटी से हमने देखा हमारे नीचे थोड़ी दूर पर एक उथली घाटी, बहुत सनकरी, और इसके दूर की ओर पत्थरों का एक बड़ा सा गांव था जिसका अधिकांश हिस्सा गिर गया था और सड़कर नष्ट हो गया था। वजी की कहानी का शेष भाग व्यावहारिक रूप से वैसा ही था जैसा कि बुसुली ने बताया था। टार्ज़न ने कहा, मैं वहां जाना चाहता हूं और इस अजीब शहर को देखना चाहता हूं और इसके खूंखार निवासियों से कुछ पीली धातु प्राप्त करना चाहता हूं। यह एक लंबी यात्रा है, वजीरी ने उत्तर दिया, और मैं एक बूढ़ा आदमी हूं, लेकिन यदि आप वर्षा ऋतु समाप्त होने और नदियों के कम हो जाने तक प्रतीक्षा करेंगे तो मैं अपने कुछ योद्धाओं को लेकर आपके साथ चलूंगा। और टार्ज़न को उस व्यवस्था से संतुष्ट होना पड़ा, हालांकि उसे यह इतना अच्छा लगता कि वो अगली सुबह ही निकल पड़ता। वह एक बच्चे की तरह अधीर था। सच में वानरों का टार्ज़न एक बच्चा था, या एक आदिम आदमी, जो एक तरह से एक ही बात है। अगले दिन शिकारियों का एक छोटा दल दक्षिण से गांव लौटा और उसने सूचना दी कि कुछ मील दूर हाथियों का एक बड़ा झुंड है। पेड़ों पर चढ़कर उन्हें झुंड का काफी अच्छा नज़ारा देखने को मिला, जिसमें उन्होंने बताया कि झुंड में कई बड़े हाथी, बहुत सारी गायें और बछड़े और बड़े बड़े बैल थे, जिनके हाथी दांत को देखना वाकई बहुत अच्छा होगा। दिन और शाम का शेष समय एक बड़े शिकार की तैयारी में व्यतीत होता था। भालों की मरम्मत की जाती थी
तरकशों को भर दिया जाता था, धनुषों में तार डाले जाते थे, और इस दौरान गांव का जादूगर व्यस्त भीड़ के बीच से गुजरता हुआ विभिन्न प्रकार के ताबीज और तावीज निकालता था, जो उसके धारक को किसी चोट से बचाने के लिए या अगले शिकार में उसके लिए सौभाग्य लाने के लिए बनाए जाते थे। भोर होते ही शिकारी निकल पड़े। 50 चिकने काले योद्धा थे और उनके बीच एक युवा वन देवता की तरह फुर्तीला और सक्रिय वानरों का टार्जन चल रहा था। उसकी भूरी त्वचा उसके साथियों की आबनूस त्वचा से बिल्कुल अलग थी। रंग को छोड़कर वह उनमें से एक था। उसके आभूषण और हथियार उनके जैसे ही थे। वह उनकी भाषा बोलता था, वह उनके साथ हंसता और मजाक करता था, और गांव से निकलने से पहले थोड़े समय के लिए जंगली नृत्य में उछलता और चिल्लाता था, पूरी तरह से जंगली लोगों के बीच जंगली। और अगर उसने खुद से सवाल किया होता तो क्या इसमें कोई संदेह है कि वो ये स्वीकार करता कि वो इन लोगों और उनके जीवन से कहीं ज्यादा जुड़ा हुआ था, पेरिस के दोस्तों से, जिनके तौर तरीकों की बंदरों जैसी उसने कुछ ही महीनों तक सफलतापूर्वक नकल की थी। लेकिन उसने डी अर्नोट के बारे में सोचा और अपने मजबूत सफ़ेद दांतों से एक मनोरंजक मुस्कान दिखाते हुए उसने उस बेदाग फ्रांसीसी व्यक्ति के चेहरे पर कल्पना की कि क्या वह किसी तरह टार्जन को देख सकता है जैसा कि वो उस पल था। बेचारा पॉल, जिसने अपने दोस्त से जंगली बर्बरता के अंतिम निशान मिटाने पर गर्व किया था। मैं कितनी जल्दी गिर गया, टार्जन ने सोचा, लेकिन अपने दिल में उसने इसे पतन नहीं माना, बल्कि उसे पेरिस के बेचारे प्राणियों पर दया आई, जो अपने मूर्खतापूर्ण कपटों में कैदियों की तरह बंद थे और अपने पूरे जीवन में पुलिस द्वारा निगरानी की जाती थी, ताकि वे ऐसा कुछ भी न करें जो पूरी तरह से बनावटी और थकाऊ न हो। 2 घंटे की पैदल यात्रा के बाद वे उस इलाके के करीब पहुंच गए जहां पिछले दिन हाथियों को देखा गया था। वहां से वे बड़े जानवरों के निशान की तलाश में बहुत ही शांति से आगे बढ़े। आखिरकार उन्हें वह अच्छी तरह से चिन्हित पगडंडी मिल गई जिस पर झुंड कुछ घंटे पहले ही गुजरा था। एक कतार में वे लगभग आधे घंटे तक उसका पीछा करते रहे। टार्जन ने सबसे पहले हाथ उठाकर संकेत दिया कि शिकार नजदीक है। उसकी संवेदनशील नाक ने उसे आगाह कर दिया था कि हाथी उनसे बहुत दूर नहीं है। जब उन्होंने अश्वेतों को बताया कि उन्हें ये कैसे पता चला तो उन्हें संदेह हुआ। मेरे साथ आओ, टार्जन ने कहा, और हम देखेंगे। गिलहरी की तरह फुर्ती से वह पेड़ पर चढ़ गया और फुर्ती से ऊपर की ओर भागा। काले रंग के एक बंदर ने धीरे धीरे और सावधानी से उसका पीछा किया। जब वह बंदर आदमी के बगल में एक ऊंची शाखा पर पहुंचा तो बंदर आदमी ने दक्षिण की ओर इशारा किया और वहां कुछ 100 गज की दूरी पर काले रंग के बंदर ने ऊंची जंगली घासों के ऊपर आगे पीछे कई विशाल काले पीठों को झूलते देखा। उसने नीचे खड़े दर्शकों को दिशा दिखाई और अपनी उंगलियों से संकेत दिया कि वो कितने जानवरों को गिन सकता है। शिकारी तुरंत हाथियों की ओर चल पड़े। पेड़ पर बैठा काला हाथी तेजी से नीचे उतरा, लेकिन टार्जन अपने अंदाज में बीच की छत के पत्तेदार रास्ते पर आगे बढ़ता रहा। आदिम मनुष्य के अपरिष्कृत हथियारों से जंगली हाथियों का शिकार करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। टार्जन जानता था कि बहुत कम मूल जनजातियों ने कभी ऐसा करने का प्रयास किया है, और ये तथ्य कि उसके कबीले ने ऐसा किया है, उसे बहुत गर्व महसूस हुआ। वह पहले से ही खुद को उस छोटे समुदाय का सदस्य मानने लगा था। जैसे ही टार्जन चुपचाप पेड़ों के बीच से आगे बढ़ा, उसने नीचे योद्धाओं को अभी भी अनजान हाथियों पर अर्धवृत्ताकार रूप से रेंगते हुए देखा। अंततः वे विशाल जानवरों के सामने आ गए। अब उन्होंने 2 बड़े हाथी को चुना और एक संकेत पर 50 आदमी जमीन से उठे जहां वे छिपे हुए थे और अपने भारी युद्ध भालों को 2 चिन्हित जानवरों पर फेंक दिया। एक भी चूक नहीं हुई। प्रत्येक विशाल जानवर के शरीर में 25 भाले धंसे हुए थे। जब भालों की बौछार उस पर पड़ी तो एक भी अपनी जगह से नहीं हिला, क्योंकि 2 बिल्कुल सटीक निशाना साधते हुए उसके दिल में घुस गए थे और वह अपने घुटनों के बल आगे की ओर उछला, बिना किसी संघर्ष के जमीन पर लुढ़क गया। दूसरा, जो शिकारियों की ओर लगभग सिर के बल खड़ा था, वह इतना अच्छा निशाना साबित नहीं हुआ था, और यद्यपि प्रत्येक भाला लगा, लेकिन एक भी भाला विशाल हृदय में नहीं घुसा। एक क्षण के लिए विशाल सांड क्रोध और पीड़ा में तुरही बजाता हुआ खड़ा रहा, अपनी छोटी छोटी आंखों से अपने घाव के कारण की तलाश करता रहा।
राक्षस की कमजोर आंखों से उनमें से किसी पर पड़ने से पहले ही काले जंगल में गायब हो गए थे, लेकिन अब उसने उनके पीछे हटने की आवाज सुनी और झाड़ियों और शाखाओं के भयानक रूप से टूटने के बीच वह शोर की दिशा में आगे बढ़ा। ऐसा हुआ कि संयोग से वह बुसुली की दिशा में चला गया, जिसे वह इतनी तेजी से आगे बढ़ा रहा था कि ऐसा लग रहा था मानो वह काला आदमी पूरी गति से भागने के बजाय स्थिर खड़ा था, जो निश्चित मौत से बचने के लिए उसका पीछा कर रहा था। टार्ज़न ने पास के एक पेड़ की शाखाओं से पूरे प्रदर्शन को देखा था, और अब जब उसने अपने दोस्त की मुसीबत देखी तो वो क्रोधित जानवर की ओर जोर से चिल्लाते हुए दौड़ा, ताकि उसका ध्यान भटका सके। लेकिन अगर उसने अपनी सांस बचा ली होती तो यह अच्छा होता, क्योंकि वह जानवर अपने क्रोध के उस खास लक्ष्य को छोड़कर बाकी सब चीजों के प्रति बहरा और अंधा था जो उसके सामने व्यर्थ ही दौड़ रहा था। और अब टार्ज़न ने देखा कि केवल चमत्कार ही बुसुली को बचा सकता है, और उसी बेपरवाही के साथ जिसके साथ उसने एक बार इस आदमी का शिकार किया था, उसने काले योद्धा की जान बचाने के लिए खुद को हाथी के रास्ते में फेंक दिया। उसने अभी भी अपना भाला पकड़ रखा था, और जब टंटोर अपने शिकार से 6 या 8 कदम पीछे था, एक तगड़ा सफेद योद्धा स्वर्ग से उतरा, लगभग सीधे उसके रास्ते में। एक क्रूर झपटे के साथ हाथी ने इस दुस्साहसी दुश्मन को खत्म करने के लिए दाईं ओर मुड़ गया, जिसने उसके और उसके इच्छित शिकार के बीच हस्तक्षेप करने की हिम्मत की, लेकिन उसने बिजली की तेजी पर भरोसा नहीं किया था जो उन इस्पात की मांसपेशियों को इतनी तेजी से कार्रवाई में ला सकती थी कि टेंटोर की तुलना में एक तेज नज़र भी चकरा जाए। और ऐसा हुआ कि इससे पहले कि हाथी को पता चले कि उसका नया शत्रु उसके रास्ते से हट गया है, टार्ज़न ने अपने लोहे के भाले को उसके विशाल कंधे के पीछे से सीधे उसके भयंकर हृदय में घुसा दिया, और वह भीमकाय हाथी वानर मानव के पैरों पर गिरकर मर गया। बुसुली ने अपने उद्धार के तरीके को नहीं देखा था, लेकिन वजीरी, पुराने सरदार ने और कई अन्य योद्धाओं ने देखा था, और जब वे उसके और उसके महान शिकार के चारों ओर झुंड बनाकर खड़े हुए तो उन्होंने खुशी से टार्ज़न का अभिवादन किया। जब वह शक्तिशाली शव पर कूदा और अजीब चुनौती दी जिसके साथ उसने एक महान जीत की घोषणा की, तो अश्वेत डर के मारे पीछे हट गए, क्योंकि उनके लिए ये क्रूर बोलगानी का संकेत था, जिससे वे पूरी तरह से डरते थे जितना कि वे नुमा शेर से डरते थे, लेकिन एक डर के साथ जिसमें उस मानव जैसी चीज के प्रति एक अजीब तरह का विस्मय भी शामिल था जिसे वे अलौकिक शक्तियों का श्रेय देते थे। लेकिन जब टार्ज़न ने अपना सिर नीचे किया और उन पर मुस्कुराया तो वे आश्वस्त हो गए, हालांकि वे समझ नहीं पाए। नहीं, वे इस अजीब प्राणी को पूरी तरह से समझ पाए जो पेड़ों के बीच से मनु की तरह तेजी से भागता था, फिर भी जमीन पर उनसे भी ज्यादा सहज था, जो रंग में उनके जैसा ही था, फिर भी उनमें से 10 के बराबर शक्तिशाली था, और अकेले ही भयंकर जंगल के सबसे खूंखार निवासियों से मुकाबला कर सकता था। जब शेष योद्धा एकत्र हो गए तो शिकार पुनः शुरू किया गया और पीछे हटते हुए झुंड का पीछा करना पुनः शुरू किया गया, लेकिन वे मुश्किल से 100 गज ही चले थे कि उनके पीछे से बहुत दूर से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। एक पल के लिए वे मूर्ति समूह की तरह ध्यानपूर्वक सुनते हुए खड़े रहे। फिर टार्ज़न बोला, बंदूकें, उसने कहा, गांव पर हमला हो रहा है। आओ, वजीर चिल्लाया, अरब हमलावर हमारे हाथीदांत और हमारी औरतों के लिए अपने नरभक्षी गुलामों के साथ वापस आ गए हैं।